नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह देहरादून से हाजिर हूं आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। देहरादून में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून से प्रचार टीमों को रवाना किया। ये टीमें पूरे प्रदेश के सभी 13 जिलों में भ्रमण करेगी और इस दौरान तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय खेलों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों से भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है और राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को नैनीताल के गोलापार से राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली निकलेगी और उसके बाद वो 1 महीने के बाद जनवरी में देहरादून पहुंचेगी और उसके बाद 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में होना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है और इस अवसर को राज्य सरकार भुनाने के लिए पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड को पूरे देश में एक विशेष पहचान मिलेगी और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा अवसर उत्तराखंड के लिए है और इसकी तैयारियों को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उसमें कोई भी कोताही सरकार के स्तर से नहीं बरती जाएगी। उन्होंने खेल से जुड़े हुए विभागों और उनके अधिकारियों को ये कड़ा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी और अगर कुछ भी इस तरह का मिलता है खेलों के दौरान तो उस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान देश भर के राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके इसलिए अलग अलग शिविर भी लगाए जाएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 देहरादून के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में बीएमसी और महानगरपालिका नगर परिषद चुनाव पर आया बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र में बीएमसी और महानगरपालिका और नगरपालिका चुनाव को लेकर लोगों में बेसब्री है। स्थानीय नेताओं का अब इंतजार खत्म हो सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें इन स्थानीय चुनाव पर टिकी हुई है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इन चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केस का निर्णय जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाता है, हमारा आग्रह रहेगा, हमारे एडवोकेट्स वहां पर बात रखेंगे। लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में अगर हो जाती है तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक सारी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव ये राज्य चुनाव आयोग करेगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो बीएमसी और महानगरपालिका चुनाव मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं। बता दें कि खासतौर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। फैसला आने के बाद आयोग इन चुनाव को आयोजित करा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण पर निर्भर करेगा। यदि जनवरी में फैसला आ जाता है तो चुनाव आयोग मार्च अप्रैल तक बीएमसी और महानगरपालिका, जिला परिषद, नगरपालिका के चुनाव कराने के लिए तैयार रहेगा। गौरतलब है कि बीएमसी, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद, स्थानीय निकाय चुनाव मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि 2022 में तय समय पर ये चुनाव नहीं हो सके थे। अब सरकार, कोर्ट और आयोग की तरफ से जल्द ही तारीखों पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये था महाराष्ट्र से बीएमसी और महानगरपालिका चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। आगे क्या होता है इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें सिटी रिपोर्टर प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक 8:30 बजे। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24 न्यूज, नागपुर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस वक्त
जारी है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेताओं के बयान से आम आदमी पार्टी नाखुश है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस पार्टी को अलग किया जाए, जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल ने कहा है और ये कहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है और लगातार दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना वक्तव्य भी देती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि लगातार हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समय समय पर राहुल गांधी हो या अलग अलग राजनीतिक दल हो, वो एकता की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं। इसमें मुद्दा ये भी है, विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को इस साथ गठबंधन नहीं किया। अब जब मौका आम आदमी पार्टी के पास है तो आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन करने से इनकार किया और यही संभावना है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। सत्ता में बैठी हुई आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रही है, लेकिन कई बड़े मंचों पर एक साथ नजर आते हैं, तो ये सवाल बड़े उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही बड़ी बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम आरोपों के बीच क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच ये संबंध इस तरह ही खराब होंगे या इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ कुछ समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। अशोकी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानी मांगों को लेकर पिछले 10 महीनों से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे किसानों ने अब 30 दिसंबर को पूरे पंजाब के अंदर बंद का ऐलान कर दिया है। आज किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने खनौरी बॉर्डर के ऊपर पंजाब की अलग अलग यूनियन और कई तरह के सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के नेताओं के साथ एक लंबी बैठक की है और उस बैठक के अंदर 30 दिसंबर को पूरा पंजाब बंद करने की एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इस बैठक के खत्म होने के बाद सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा पंजाब बंद किया जाएगा और इसके लिए पंजाब के अंदर सरकारी और प्राइवेट अदारे भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने भी पंजाब के किसानों का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और कल से पंजाब बंद को लेकर पूरे पंजाब के अंदर अनाउंसमेंट और बैनर के जरिए पूरे पंजाब के अंदर ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पंजाब के अंदर जितने भी गांव हैं वहां पर गुरुद्वारों और मंदिरों को जरिए ये अनाउंसमेंट की जाएगी कि पंजाब के आम लोग किसानों का समर्थन करें और इस बंद का सहयोग करें। पंजाब के अंदर जितने भी सरकारी बसों के कंडक्टर हैं वो भी बसों के अंदर टिकट काटते समय सवारियों को इस बंद के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने कर्मचारी और अपने रिश्तेदारों को इस बंद के अंदर शामिल होने या सहयोग करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं पंजाब के अंदर सड़कों के साथ साथ रेल की आवाजाही भी रोकने का प्रस्ताव आज पारित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 30 दिसंबर को अगर आपको घर से बाहर जाने का प्रोग्राम है पंजाब में तो आप उस प्रोग्राम को टाल सकते हैं, क्योंकि उस दिन सड़की आवाजाही, पंजाब की बसें और ट्रांसपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें इस दौरान 7 बजे से लेकर 4 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं सुमन राठौर। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जनवरी से महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के पास जाकर मुख्यमंत्री ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार का डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये महिलाओं से जानने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही गली मोहल्ले में क्या समस्याएं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। देखिए, लगातार मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी तैयारियां चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जैसे झारखंड विधानसभा में मैया सम्मान योजना का जो जादू चला है, उसको लेकर बिहार सरकार हर तरह से जो है वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ करने की फिराक में है।
तो इसको लेकर 15 जनवरी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं और वहां जाकर सीधे महिलाओं से उनकी समस्याओं पर बातचीत की जाएगी। साथ ही लगभग 500 से ज़्यादा वाहनों को जो है वो रवाना किया जाएगा, जिसमें बिहार का किस तरह से जो है वो विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में, वो महिलाओं को जो है वो टीवी पर दिखाया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और लगभग 70,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। इसको लेकर लगातार बिहार सरकार के जो जितने भी अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं वो अपने तरफ से जो है वो पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जो है वो क्या खास घोषणा करने वाले हैं। स्पष्ट रूप से देखिए ये समझा जा सकता है कि लगातार बिहार सरकार में महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं जो है वो कुछ बेहतर काम हुआ है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग भी जो है वो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और लगभग 2500 रुपया देने की उन्होंने घोषणा भी किया है। तो बिहार की महिलाएं अब तैयार हो जाइए, चूंकि सरकार आपके पास आएंगी और आपसे आपकी समस्याओं पर बातचीत करेगी। साथ ही आपके गली मोहल्ले की समस्याओं पर भी जो है बात विचार किया जाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सहयोगी विमल के साथ मैं समर राठौर, JK 24/7 बिहार। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के 4 ऐसे ज़िले जहां पर पिछले लंबे समय से नगर निगम चुनाव अधर में अटके हुए थे, तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी पिछले 7 साल से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव अधर में लटके हुए हैं। कई बार जहां पर बाड़बंदी की समस्याएं खड़ी हुई तो वहीं पर अब नए बाड़बंदी की गई है, जिसमें अब कई ऐसे नए वार्डों को शामिल किया गया है। इसी को लेकर लगातार नेता जो है चुनाव तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन बार बार चुनाव रुक जाने की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब हरियाणा में नई सरकार का गठन होने के बाद से अब 4 जिलों में नगर निगम चुनाव होने की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी की शुरुआत में नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव हो सकते हैं, जिसमें अब यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फरीदाबाद में जो मेयर चुना जाएगा वो महिला सुरक्षित रखा गया है, जिसमें सामान्य महिला को जो है मेयर बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो वहीं 46 लगभग वार्ड जो है इस बार फरीदाबाद में बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग वार्डों में चुनाव होना संभव किया जाएगा। ऐसे में अब लगातार चुनावों की प्रक्रिया के तहत जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और जनता चाहती है कि जो लंबे समय से 7 साल से उनके वार्डों में विकास कार्य कहीं ना कहीं चुनावी कारण की वजह से रुके हुए थे, वो जल्द चुनाव होने के बाद उनका पार्षद प्रतिनिधि चुना जाए और क्षेत्र में विकास कार्य एक बार फिर से शुरू हो सके। तो वहीं अब सरकार भी जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात कह रही है, क्योंकि लंबे समय से चुनाव ना होने की वजह से कई ऐसे कार्य जो पार्षद लेवल के होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे। तो वहीं अब चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले वीक में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं अब लगातार जिस तरह से लिस्ट भी जारी की गई है 46 वार्डों की, उसमें 16 ऐसे वार्ड हैं जहां पर महिलाओं को जो है टिकट आरक्षित की गई है, ताकि महिलाओं को भी पार्षदी के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देकर महिलाओं को एक उचित स्थान दिया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक जो है चुनाव करा पाती है और कब तक चुनाव होने के बाद पार्षद मैदान में होंगे और जनता के जो रुके हुए कार्य हैं वो फिर से शुरू हो पाएंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। 13 जनवरी से शुरुआत होने जा रही महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में नगर विकास से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सुरक्षा को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करी, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायज़ा लिया, साथ ही साथ एक रोड मैप भी तैयार करवाया, जिसमें आने वाले आगंतुक और साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे नगर विकास को निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर आने वाले आगंतुकों और
श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले स्नान से लेकर के आखिरी स्नान तक नगर निगम की ओर से मुकम्मल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चूँकि महाकुंभ में 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और ऐसे में इन तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को संभाल रही है और साथ ही साथ अभी से महाकुंभ में निगरानी के लिए तैयारी की जा रही है, जो कि ड्रोन कैमरों के माध्यम से हो रही है। हज़ारों की तादाद में ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। कमांडिंग सेंटर रूम बनाया गया है, जहां से इस बात की निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी परिंदा पर न मार सके। साफ तौर पे श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसके लिए घाटों की व्यवस्था की गई है। घाटों में व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों के चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, यानी कि अगर उन्हें स्नान के बाद चेंजिंग करनी हो कपड़ों की तो उसके लिए एक डीलक्स चेंजिंग रूम है, जहां पर पुरुष हो या महिला सभी जो कपड़ों को चेंज कर सकते हैं और उसमें भी महिला गार्ड एवं पुरुष गार्ड की भी तैनाती की जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। कई हज़ार करोड़ के इस बजट के साथ महाकुंभ की तैयारी, विशेषकर इस बार महाकुंभ और भव्य और बड़ा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते, जिसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेश्वर धाम के संस्थापक और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मिश्रा इन दिन छत्तीसगढ़ में एक अपने विवादित बयान को लेकर के लगातार सुर्खियों में है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रदीप मिश्रा अपने बयानों से जाने जाते हैं। उससे कई बार वो हमेशा अपने विवादों को लेकर के हमेशा मीडिया में हमेशा बने रहते थे। क्रिसमस डे के दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान उन्होंने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। क्रिसमस के दिन उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है, उन्होंने लोगों से कहा कि अपने बच्चे को लाल टोपी पहनाकर जोकर ना बनाएं, बल्कि उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे वस्त्र पहनाएं। इस बयान के बाद लगातार सियासत जारी है। वहीं इस मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है प्रदीप मिश्रा पर निशाना लगातार कस रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदीप मिश्रा एक बड़े कथावाचक हैं, हमेशा सनातन की उन्हें रक्षा करना चाहिए, किसी भी धर्म को लेकर के ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। वही कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि हाल में ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा दुबई में महादेव ऐप सट्टा मामले के सरगना सौरभ चंद्राकर से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके आमंत्रण पर वहां गए थे और कथा भी उन्होंने कही। तो प्रदीप मिश्रा को ये भी बताना चाहिए कि प्रदीप मिश्रा और सरगना जो महादेव ऐप के सरगना है उसके बीच में क्या रिश्ता है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते प्रदीप मिश्रा को खुद पुलिस के पास जाना चाहिए और इसका खुलासा करना चाहिए। आज ये पूरा छत्तीसगढ़ में इस बयान को लेकर के लगातार सियासत जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक भाजपा के तरफ से कोई बयान पलटवार इस पर नहीं हुआ है, लेकिन देखना होगा इस मामले को लेकर के अब भाजपा और कांग्रेस के बीच आगे बयानबाजी होती नहीं तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ श्रीनगर में चिलई कलान चल रहा है, जिसके चलते श्रीनगर में और खास तौर पर कश्मीर में बात करें तो कड़ाके की सर्दी की देखने को मिल रही है। लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि श्रीनगर में इस कदर सर्दी बढ़ गई है कि वहां पर जो पाइपलाइन है उसमें भी पानी जम गया और डल लेक पूरी तरीके से जम चुकी है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी इसी तरीके की कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है और सर्दी का सितम लोगों पर लगातार जारी है। अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट की बात करें तो इसके अनुसार मौसम विभाग ने यह कहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन राज्यों पे भी पड़ेगा और इसी के चलते अगले
26 से लेकर 28 दिसंबर तक इन राज्यों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा है कि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके चलते राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसके साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सुबह के समय और रात के समय जो है घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान बुधवार को सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि तकरीबन 22.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान बुधवार का 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे देते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार तक राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं 28 तारीख के बाद से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का सितम लोगों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।